हेलो दोस्तों, आज अपन चैप्टर नंबर 9 जिसमें शासक और विभिन्न इतिवर्ती नामक ये चैप्टर है और ये सामान्यतः मुगल साम्राज्य से संबंधित है। यानी मुगल साम्राज्य क्या था उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। यानी 1526 से लेकर 1707 ईस्वी के मध्य मुगल साम्राज्य चलता है और इसकी स्थापना कैसे होती है, कौन इसकी स्थापना करता है, ठीक है, और इसके विभिन्न शासक कौन कौन हुए उसके बारे में अपन चर्चा करें। ठीक है, तो अपन देखते हैं मुगल थे कौन। सबसे पहले अपने दिमाग में एक सवाल आता है कि मुगल कौन थे आखिर। तो मुगल की बात करें तो इसमें शब्द था मंगोल। मंगोल, ठीक है। तो मंगोलों की बात करें तो एक चंगेज़ खान नाम का एक शासक हुआ था जिसकी मृत्यु संभवतः 1227 ईस्वी के अंदर हुई थी। चंगेज़ खान इसका नाम था और ये जो है चीन और मध्य एशिया का एक क्रूर शासक था चंगेज़ खान। यानी ये अपना जो है चीन और ये मध्य एशिया यहाँ का एक शासक था जिसका नाम था चंगेज़ खान। कहा जाता है कि ये मंगोल शासक इतने खतरनाक थे कि जो है कढ़ाई के अंदर एक किसी मनुष्य को या मानव को जो है जलाकर या फिर सेक कर खा जाते थे। ऐसा कहा जाता है, इतने क्रूर शासक हुआ करते थे ये मंगोल। तो चंगेज़ खान एक मंगोल शासक था और उसी के नाम पर जो है मुगल नाम पड़ा है, ठीक है। हालांकि मुगल अपने जो है माता की ओर से चंगेज़ खान के वंशज और पिता की ओर से जो है मुगल ईरान और तुर्की पर शासन करने वाला जो तैमूर था, जिसने भारत पर 1398 ईस्वी में अटैक किया था और दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया था मोहम्मद तुगलक के समय, ठीक है। और उसके बाद में जो है जब 1398 में अटैक किया गया और उसके बाद में यहाँ पर एक खिलजी नाम का अलग ही वंश जो कि तैमूर के कुछ सैनिक थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो अपन बात करते हैं तो तैमूर का जो मृत्यु है वो 1404 ईस्वी में हुई थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मुगल कौन थे, तो मुगल माता की ओर से चंगेज़ खां के वंशज और पिता की ओर से जो है तैमूर के वंशज माने जाते हैं। लेकिन मुगल खुद को तैमूर के वंशज मानते थे क्योंकि तैमूर ने 1397 में भारत पर कब्जा किया था, यानी भारत की राजधानी दिल्ली पर कब्जा किया था। इसीलिए वो एक तरह से स्वाभिमान के रूप में लेते थे मुगल, ठीक है। तो मुगल जो नाम है ये हालांकि मंगोलों से उद्धृत है, लेकिन जो मुगल खुद जो है वो कहीं आपको खुद को जो क्या मानते हैं, तैमूर का वंशज मानने पर बड़ा गर्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई इनके मुगल शब्द की, ये कैसे आया, ठीक है। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं बाबर की। तो बाबर की बात करें तो बाबर यहाँ मैप में देखते हैं पहले। तो बाबर जो है वो यहाँ पर एक फरगना नाम का एक राज्य था जहाँ पर इसने 1498 में जो है 94 में यहाँ पर जो है राजा बनता है फरगना का, जिसमें दो गुट हो जाते हैं, एक उज्बेक और एक मुगल, ठीक है। तो उज्बेक गुट था, उसने फरगना पर अटैक कर दिया और यहाँ पर बाबर को यहाँ से भगा दिया। और बाबर वहाँ से भागने के बाद में इधर उधर कुछ समय तो भटकता रहा और उसके बाद में यहाँ अपने भारत आया। और भारत का जो काबुल है वहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर काबुल अफगानिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान के अंदर, और उस समय जो है अपना अखंड भारत था, ठीक है। और काबुल पर अटैक करता है 1504 में। 1504 में काबुल पर अटैक करके वहाँ पर काबुल पर अपना अधिकार जमा लेता है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते बढ़ते मुल्तान सिंध पर आक्रमण करते करते ये कहाँ आ जाता है, अपने दिल्ली आ जाता है। और दिल्ली के अंदर यहाँ पर जो है दिल्ली है, और दिल्ली में उस समय लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी का जो है शासन था। लोधी वंश चल रहा था और इब्राहिम इब्राहिम लोधी का शासन था। और बाबर आते समय अपने साथ क्या लेकर आया था, तोप खाना लेकर आया था, यानी तोप का प्रयोग या बारूद का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने ही किया था भारत में, ठीक है। तो ये बाबर जो है वो 1526 में दिल्ली पर आक्रमण करता है, अटैक करता है। ऐसा बाबर ने अपनी पुस्तक, अपनी आत्मकथा बाबरनामा के अंदर लिखा है। और बाबरनामा तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा खुद की आत्मकथा लिखी गई थी, ठीक है। तो उसके अंदर 1526 में पानीपत नामक स्थान जो कि भारत में है, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जो 1526 में होता है, जिसमें दिल्ली के लोधी शासक इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। और अब बाबर जो है किसकी स्थापना करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। आइए देखते हैं बाबर का कार्यकाल और बाबर ने इस समय अपने क्या क्या कार्य किए उसके बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन से युद्ध लड़े बाबर ने। तो बाबर ने सबसे पहले तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था जिसके माध्यम से दिल्ली की सत्ता हथिया ली थी, किससे, लोधियों से, यानी इब्राहिम लोधी से सत्ता हथिया ली थी। यानी वहाँ से जो है इब्राहिम लोधी को कहीं ना कहीं पानीपत के फर्स्ट वार में उसको हराया था और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में खानवा का युद्ध होता है जो कि 1527 में। इसका कारण यदि पूछा जाए तो कारण, हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका कारण ये है कि बाबर ने अपनी पुस्तक यानी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध भारत में इसको बाबर को बुलाया था। बाबर अपनी आत्मकथा के अंदर लिखता है कि राणा सांगा ने उसको, यानी किसको, बाबर को
भारत में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बुलाया था और कहा था कि आप इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। तो राणा सांगा ने ऐसा वादा किया था। ये कहना है किसका? बाबर का। हालांकि राणा सांगा ने इस वादे की परिपूर्ति नहीं की। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का सहयोग किसने नहीं किया? राणा सांगा ने नहीं किया। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। तो राणा सांगा जो है उस पर बाबर गुस्से में आकर जो है 1527 में क्या कर देता है? अटैक कर देता है कि तूने ही मेरे को बुलाया और तू ही जो है मेरा साथ नहीं दिया। तो नहीं तो क्या है, 1527 में खानवा का युद्ध होता है और 80 घाव कहा जाता है राणा सांगो को लगते हैं। फिर भी एक वीर की तरह, और निसंदेह राणा सांगा एक वीर थे और महान वीर थे, जो कि 80 घाव शरीर में लगते हुए भी लड़ते रहे। और बाद में ये जो है उनके सैनिकों के द्वारा राणा सांगा को वापस लाया गया और उनको राणा सांगा को जहर देकर मारने की कोशिश की गई और उनकी मृत्यु हो गई। किसने जहर दिया? सैनिकों ने दिया, क्योंकि सैनिक मानते थे कि राणा सांगा कभी डरा नहीं, कभी वो आखिर दम तक लड़ेगा। तब सैनिकों ने सोचा कि हमारा कचुम्बर बन जाएगा, इसीलिए उन्होंने डर कर जो है राणा सांगा को जहर दे दिया कि ये कुरापाती जीव है, ये जो है बाबर से लड़ेगा। ठीक है, तो घायल अवस्था में था, उसी समय उनको जहर दे दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध होता है जो कि 1528 के अंदर होता है। इसमें मेदिनी राय को बाबर हराता है। उसके बाद में घाघरा का युद्ध होता है जो कि 1529 में होता है, जिसमें बाबर अफगान शासकों को हराता है। अफगान लोग थे जो कि दिल्ली सल्तनत के समय हुआ करते थे, और उनको जो है घाघरा के युद्ध में बाबर हराता है। 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो जाती है और 1530 में जो है बाबर का उत्तराधिकारी कौन बनता है? हुमायूं बनता है। हालांकि बाबर के पुत्र हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान, इन चारों पुत्रों के मध्य, यानी बाबर के 4 पुत्र हुए, इनके मध्य सत्ता का जो है बंटवारा किया गया था। लेकिन जो मुख्य दिल्ली जो राजधानी है वो हुमायूं को ही मिली थी। ठीक है, हालांकि इनके मध्य संघर्ष चला था, भाइयों भाइयों के मध्य। कामरान को हालांकि काबुल और कांधार सौंपा गया था, उसकी सत्ता सौंपी गई थी। लेकिन हुमायूं का जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ था, ये अपन को सीखना है। अपन देखते हैं हुमायूं 1530 में जब बाबर की मृत्यु होती है, अपने पिता की मृत्यु होती है, तो राजा बनता है। स्वाभाविक है, पिता की मृत्यु होगी तो पुत्र क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन इस समय जो है शहदायाद की, मुगलों की शहदायाद की पद्धति चल रही थी, जिसके अनुसार पिता की जो संपत्ति थी उसका बंटवारा सभी पुत्रों में किया जाता था। यानी बाबर के 4 पुत्र हुए, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान, इन चारों के मध्य जो है रियासतों को बांटा गया था। तो हुमायूं को दिल्ली की रियासत मिली थी, जिसमें हुमायूं ने 1530 से 40 के मध्य और उसके बाद में 1555 से 1556 के मध्य शासन किया था। आइए देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं के समय एक अफगान शासक था जिसका नाम था शेरशाह, जिसने सूर वंश की स्थापना की थी। शेरशाह, और शेरशाह कहीं ना कहीं इनके शासन में एक रोड़ा बन रहा था। उसने क्या किया था? 1539 के अंदर, यानी 1439 के अंदर, ईस्वी के अंदर एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं चौसा का युद्ध। उसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। ठीक है, इसके बारे में, इस घटना के बारे में, चौसा का युद्ध कैसे होता है, तो 1539 के अंदर क्या होता है? हुमायूं आगरा की यात्रा पर जाता है। ये भारत है अपना। ठीक है, वो आगरा की यात्रा पर जाता है और वापस आता है। तब यहाँ पर गंगा नदी, चौसा बिहार के अंदर एक स्थान है, गंगा नदी के किनारे शेर खां या शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को रोक लेता है। और यहाँ पर उसको इस शर्त पर रोक लिया जाता है कि मैं तेरे से क्या कर लूँगा, शर्त जो है समझौता कर लूँगा। ठीक है, तब हुमायूं मान जाता है इसकी बात। और ये कहीं ना कहीं निचले स्थल पर, यानी यहाँ पर एक घाटी टाइप बनी थी, उसके अंदर हुमायूं ठहरा हुआ था और अपनी जो है तोप खाना था हुमायूं के पास में, जो कि बाबर की विरासत में मिला था हुमायूं का। ठीक है, तो वो तोप खाना तो था इन मुगलों के पास में। इसके चौड़ में जो है ये घाटी के अंदर खड़ा था, गंगा की घाटी के अंदर। ठीक है, तब यहाँ पर शेर खान ने एक चाल चली, इसको कई दिनों तक यहाँ पर रखा। ठीक है, 2-3 महीने तक यहाँ रहा। बाद में शेर खान ने अचानक इस पर युद्ध किया, क्योंकि शेर खान चाहता था कि जैसे ही बारिश आएगी और मुगलों की सेना और इसका जो है तोप खाना वगैरह जो है बारिश से भीग जाएगा, तब मैं इस पर अटैक करके विजयी कर लूँगा। तब जो है 1539 के अंदर, यानी 26 जून की बात है, 26 जून 1439 के अंदर, एडी एनो डोमिनी यानी ईस्वी के अंदर, यहाँ पर हुमायूं पर शेरशाह सूरी जो है अटैक करता है और आगरा पर अपनी विजय हासिल कर लेता है। और हुमायूं यहाँ से भाग जाता है। भाग कर कहाँ जाता है? हुमायूं जाता है अमरकोट। अमरकोट जो कि वर्तमान पाकिस्तान में और पहले भारत में ही आता था। अमरकोट की राजधानी हुआ करती थी सिंध। ठीक है, सिंध के अमरकोट के राजा, सोडा राजा राव सिंह ने इसको शरण दी थी। और उसके बाद में कहा जाता है ये राव सिंह के पास में रहा था, और उसके बाद में ये ईरान के सफाविद शासक के पास जाता है और उनसे मदद लेने की कोशिश करता है। ठीक है, सॉरी, इसके बाद में एक और युद्ध हुआ जिसको 1540 का युद्ध है, जिसको अपन कन्नौज का युद्ध कहते हैं, वो भी हुआ। वो साधारणतः मतलब जिसमें पूर्णतः जो है हुमायूं को हरा दिया गया था
शेरशाह सूरी के द्वारा यानी भागने पर इसको मजबूर कर दिया गया था इसके कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। एक तो 1539 के अंदर हुआ था जिसको चौसा का युद्ध कहा जाता है, जिसमें हालांकि हुमायूं भाग गया था, उसने हार नहीं मानी थी, ठीक है, लेकिन 1540 में इसको यहाँ से भागना पड़ा कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, ठीक है। तब यह यहाँ से भागता है और सोडा राजा राव सिंह के समय वहाँ पर शरण लेता है। कहा जाता है कि अकबर का जन्म भी वहीं हुआ था, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अमरकोट के अंदर ही अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये ईरान के शासक सफाविद शासक के पास में जाता है, कौन, हुमायूं। वहाँ जाकर सफाविद शासक से मदद मांगता है और कहता है कि शेरशाह सूरी से हमारा क्या करवाओ, वहाँ पर हमारी वापस जो है राज्य कायम करवाओ दिल्ली के अंदर, ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने अपना वंश स्थापित कर लिया। और 1540 से लेकर मुख्य रूप से 1555 तक यहाँ पर शासन करता है, कौन, शेरशाह सूरी। और बाद में सफाविद शासक की मदद से, यानी सफाविद शासक जो था ईरान का, वो क्या करता है, 2 सैनिकों को भेजता है। उन सैनिकों का नाम है तातार खां और नसीब खां। ये 2 सैनिक हुमायूं के साथ में भेजता है कि हुमायूं के साथ में जाओ, इसकी मदद करो। तब 1555 के अंदर एक युद्ध होता है जिसका नाम था मच्छीवाड़ा का युद्ध। और इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी को बुरी तरह से पराजित करता है और वापिस अपनी जो है गद्दी हासिल कर लेता है, यानी वो 1555 के अंदर मच्छीवाड़ा के युद्ध में दिल्ली पर अपना शासन काबिज कर लेता है पुनः। और 1555 से 1556 के मध्य वो क्या करता है, अपना 1 साल तक अपना राज्य चलाता है। और 1556 में अपना जो है एक पुस्तकालय था इसका, हुमायूं का। कहा जाता है हुमायूं काफ़ी पढ़ाकू तरीके का था, यानी पढ़ाकू व्यक्ति था, ये पुस्तकें पढ़ता रहता था, चाहे वो धार्मिक हो, होली बुक्स हो, यानी धार्मिक पुस्तकें हो, चाहे प्रशासन से संबंधित किसी प्रकार की कोई बुक हो, तो इन सभी को जो है ये पढ़ता रहता था, पढ़ने की इसकी आदत थी। तो ये पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु होती है 1556 में। और इसी संबंध में इस एक कवि ने कहा है कि हुमायूं की ज़िंदगी वास्तव में लुढ़कने वाली ज़िंदगी है, यानी हुमायूं ज़िंदगी भर लुढ़कता रहा और आखिर में लुढ़कते ही इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो कहीं न कहीं हुमायूं की ज़िंदगी संघर्षों से भरी हुई थी और इसको जो है उस पुस्तकालय के अंदर ही दफ़ना दिया गया था। लेकिन कहा जाता है कि हुमायूं की पत्नी जो कि अकबर की माता हमीदा बानो, जो कि हुमायूं के प्रति इतनी वफ़ादार थी, इतना प्रेम करती थी कि उसने वहाँ से, जहाँ पर पुस्तकालय में उसको दफ़नाया गया था, वहाँ से इसको निकाल लिया गया। यानी हुमायूं को लटकनाने की यदि बात की जाए तो उसको बेचारे को कब्र के अंदर भी नहीं बख्शा गया, कब्र से भी निकाल कर वापस लाया गया। कहाँ पर? दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाकर हमीदा बानो एक मकबरा बनाती है जिसका नाम है हुमायूं का मकबरा, वर्तमान में बना हुआ है। यहाँ पर एक आलीशान मकबरे का निर्माण करती है और वहाँ पर जो है हुमायूं को पुनः दफना दिया जाता है, ठीक है। तो इस हुमायूं का मकबरा जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? 1565 के अंदर हमीदा बानो, जो कि अकबर की माँ और हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है, उसने करवाया था, ठीक है। तो आगे अपन बात करें तो हुमायूं का पुत्र हुआ जिसका नाम था अकबर, ठीक है। अकबर मात्र 13 साल की उम्र में क्या बनता है? मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। और ये 1568 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। 1569 में जो है रणथंभौर पर, जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है, वहाँ पर आक्रमण करता है और इसको विजित भी करता है। और 1589 से 80 के मध्य ये मिर्जा हाकिम के पक्ष में काबुल पर जो है अटैक करके काबुल पर क्या कर लेता है, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, ठीक है। और ये जो है धार्मिक रूप से कहीं न कहीं सहिष्णु था, अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु था। और इसके लिए जो है इतिहासकार तर्क देते हैं कि अकबर हिंदू परिवार में रहा था, यानी अमरकोट के सोडा राजा जो थे राजपूत हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे, तो ये हिंदुओं के साथ में रहा था, इसीलिए ये हिंदुओं के प्रति जो है ये काफ़ी सहिष्णु था, ठीक है। तो ये 1563 ईस्वी में क्या करता है, अकबर तीर्थ कर हटाता है, यानी हिंदू जो है हरिद्वार वगैरह की जो है तीर्थ यात्रा करते थे, तो उन पर एक कर लगता था जिसको कहा जाता था तीर्थ कर। तो ये तीर्थ कर हटा देता है 1563 में। और 1564 में जजिया नामक कर को अकबर हटा देता है। जजिया नामक कर हालांकि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, यानी हिंदू मुख्य रूप से हिंदुओं से भी लिया जाता था। गैर मुस्लिम मतलब मुस्लिमों के अलावा जितने भी रिलीजन है वो जो है ये टैक्स देंगे किसको? महाराजा को, ठीक है। तो अकबर ने जजिया को हटाया था और तीर्थ कर भी हटाया था। तो कहीं न कहीं अपन कह सकते हैं कि अकबर क्या था, धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था, धार्मिक रूप से क्या था, वो सहिष्णु था। और जेसुइट पादरी भी इसके कार्यकाल में आए थे, जिन्होंने अपना धर्म प्रचार करना चाहा था अकबर के कार्यकाल में। तो आपसे पूछा जाए कि अकबर धार्मिक सहिष्णु था, समझाइए कैसे? ठीक है, तो आप इसमें वर्णन कर देना कि 1563 में तीर्थ कर हटाया उसने, 1564 में जजिया नामक कर हटाया। और जो है अमृतसर का जो ज़मीन है, अमृतसर में सिखों के लिए दी गई है, तो वो जो ज़मीन है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बना है, वो ज़मीन कहीं न कहीं अकबर के समय ही आवंटित हुई थी, यानी अकबर ने ही वो ज़मीन भेंट की थी सिख गुरुओं को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था अकबर, ठीक है। तो आगे अपन चलते हैं। अकबर का पुत्र हुआ जिसका नाम था जहांगीर, जिसका शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 तक, यहाँ पर जीरो लिखा गया है, 1627 ईस्वी तक इसका शासन था। और इसके समय उदयपुर के राजा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, इन्होंने 1615 में स्वेच्छा से मुगलों का प्रभुत्व या
आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। महाराणा ने मरते दम तक जो है मुगलों का आधिपत्य, यानी अकबर के समय महाराणा प्रताप लड़ते रहे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जो कि 18 जून 1576 को हुआ था। ठीक है, उसके अंदर भी लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगलों के आधिपत्य को कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन जहांगीर के समय जो है आते हुए अमर सिंह जी जो है महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उन्होंने इनका आधिपत्य, मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। और इसके बाद में अमर सिंह इतने शर्मिंदा हो गए कि जिंदगी भर कहा जाता है अपने जो कोर्ट था, सॉरी, चित्तौड़ फोर्ट है, वहाँ से बाहर नहीं निकले थे जिंदगी भर, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और जहांगीर की एक पत्नी हुई थी जिसका नाम था नूरजहां। उसको वास्तविक नाम तो मेहरुन्निसा था। और मेहरुन्निसा को 1611 ईस्वी में जहांगीर अपनी पूर्ण सत्ता को उसके हाथों में दे देता है और उसका नाम रखता है नूरजहां। नूरजहां मतलब इस पूरे संसार को क्या कर देने वाली, चमकाने वाली। और नूरजहां के उपलक्ष्य में या नूरजहां की याद में जो है जहांगीर ने क्या करवाए थे, चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, अब जहांगीर की एक पत्नी थी जो कि हमारे जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पत्नी, सॉरी, बेटी थी, जिनका नाम था जगत गोसाई। और जगत गोसाई से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था खुर्रम, जो आगे जाकर शाहजहाँ नाम से शासक बनता है। आइए देखते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ कौन था? ठीक है, शाहजहाँ का शासन 1627 से लेकर 1658 के मध्य था। इसमें तख्त ए ताउस नामक, यानी शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया एक रूबी नामक पत्थर से बनाया गया एक सिंहासन था। ठीक है, जिस पर अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ का नाम अंकित था इस पर, यानी ये संभवतः शाहजहाँ के द्वारा ही बनाया गया था। तो तख्त ए ताउस आपसे पूछा जाए क्या था, तो रूबी नामक पत्थर से बना हुआ शाहजहाँ का एक सिंहासन था। ठीक है, उसके बाद में दीवान आम और दीवान खास क्या हुआ करता था, जिनका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। तो दीवान आम और दीवान खास की बात करें, दीवान आम तो राजा महाराजा जो है चर्चाएं करते थे, अधिकारी वगैरह यहाँ रहते थे, तो वो जो है दीवान आम नामक सभा लगती थी, दीवान आम नामक एक भवन हुआ करता था, वहाँ पर लगती थी। और दीवान खास जहाँ पर जनता के लिए, जनता का दरबार लगता था, उसको दीवाने खास कहा जाता था। ठीक है, ध्यान में रखना, दीवाने आम और दीवाने खास का जो निर्माण है वो शाहजहाँ ने ही करवाया था। उसके बाद में औरंगजेब आता है। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 के मध्य चलता है। ठीक है, और बात करें औरंगजेब जो है उसने अपने पिता को यानी शाहजहाँ को आखिर समय, यानी शाहजहाँ के पुत्र हुए जिसमें 4 पुत्र हुए, जिसमें औरंगजेब ने 1658 में अपनी सत्ता हासिल कर ली थी, क्योंकि औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था। और औरंगजेब ने अपने अन्य भाइयों से जो है लड़ाई करी, यानी दारा सिकोह समेत अन्य भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद में आप जो खुद जो है वो 1658 के अंदर क्या बन गया, राजा बन गया था। और अपने पिता शाहजहाँ है ना, इसके पिता शाहजहाँ को आगरा के किले में मरते दम तक रखा गया और कहा जाता है कि सड़कर शाहजहाँ की मौत हुई थी। ठीक है, तो ये बात हुई औरंगजेब की। और औरंगजेब ने सबसे पहले 1663 में असम के अहोम में वहाँ पर जो है अटैक किया और अहोमों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, इनको यानी पराजित किया। उसके बाद में शिवाजी के समय मराठा एक शासक हुआ करते थे शिवाजी, और शिवाजी पर जो है या शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब ने कई अभियान चलाए, हालांकि वो असफल अभियान थे, यानी औरंगजेब सफल नहीं हो सका शिवाजी के विरुद्ध कभी भी। यानी शिवाजी को बुलाया गया संधि के उद्देश्य से, लेकिन वहाँ पर शिवाजी का अपमान किया गया। कहाँ पर? औरंगजेब के दरबार में। तब शिवाजी वहाँ से भाग निकलते हैं। आगरा के किले में यहाँ पर इनको, शिवाजी को रखा जाता है, लेकिन वो फलों की टोकरी में कहा जाता है निकल जाते हैं वहाँ से औरंगजेब को चकमा देकर। ठीक है, उसके बाद में औरंगजेब का पुत्र होता है अकबर सेकंड, जो कि औरंगजेब के समय क्या करता है, औरंगजेब के विरुद्ध क्या कर देता है, धावा बोलता है और कहता है कि मुझे क्या दो, सत्ता चाहिए मुझे। ठीक है, हालांकि इसको भी औरंगजेब संभाल लेता है। और औरंगजेब ने कुछ राजाओं को पदवी दी, जैसे कि जय सिंह या जसवंत सिंह है, इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। जयपुर के शासक जय सिंह और जोधपुर के मारवाड़ के जो शासक थे जसवंत सिंह राठौड़, इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये ऐसा इतिहास है मुगलों का। ठीक है, तो मुगलों की राजधानी से संबंधित यदि बात करें तो 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य राजधानी स्थानांतरण होती थी, यानी राजधानियों का स्थानांतरण होता रहा 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य। पहले बाबर ने आगरा पर कब्जा किया, उसके बाद में, यानी आगरा लोधियों की राजधानी हुआ करती थी, तो बाबर ने सबसे पहले वहीं पर आक्रमण किया और आगरा को अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद में 1560 में अकबर ने आगरा फोर्ट में लाल बलुआ पत्थर लगवाया। ठीक है, यानी आगरा का जो किला है उसकी निर्माण अकबर ने करवाया। उसके बाद में 1570 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई। तो इस प्रकार से राजधानियाँ चेंज होती रही। और उसके बाद में फतेहपुर सीकरी के पास में ही अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की जो है मकबरा भी बनाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि फतेहपुर सीकरी जो है अजमेर जाने वाले सड़क पर, सीधे सड़क पर स्थित था। इसीलिए अकबर जो है वो हफ्ते में एक बार
अजमेर शरीफ जाता था। अजमेर शरीफ जो है चिश्ती सिलसिले के एक संत हुए जिनका नाम था अ, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है? तो वहाँ पर जाते थे, तो इसीलिए कहा जाता है कि अकबर ने यहाँ पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो आपसे पूछा जाए कि राजधानी स्थानांतरित हुई, उसके बारे में बताइए, तो आप कह सकते हो कि पहले आगरा राजधानी थी, फिर फतेहपुर सीकरी हुई, ठीक है? उसके बाद में फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, जिसकी विशेषता की बात करें तो विशाल मेहराबों का प्रवेश द्वार उसने बनवाया था, ठीक है? और 1698 के अंदर शाहनाज शाहनाज़बाद जो है उसको राजधानी बनाया गया। उसके बाद में इतिवृत्त और पांडुलिपियों की चर्चा करें तो इतिवृत्त का मतलब होता है इतिहास का वृत्तांत, यानी इतिहास का ऐतिहासिक वृत्तांत। यानी मुगलों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? इतिवृत्त या इतिहास के जो वृत्त है या इतिहास के जो वृत्तांत है उनसे मिलती है। तो मुगलों के मुख्यतः इतिवृत्त जो थे वो पांडुलिपि के रूप में लिखे गए थे। तो पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी गई, ठीक है? तो इसमें मुख्य रूप से 2 किताबें हुई है जिसमें अकबरनामा और बादशाहनामा लिखा गया। अकबरनामा जो कि जिसके अंदर एक पार्ट हुआ, तीसरा नंबर इसका पार्ट था। अकबरनामा है वो फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी अकबरनामा, और ये अबुल फ़ज़ल जो कि अकबर का दरबारी कवि हुआ करता था, इसने लिखी थी। और इसके 3 पार्ट हुए किसके, अकबरनामा के, जिसमें 3 जिल्द हुई, है ना? तो इसकी पहली जिल्द है उसके अंदर अकबर के पूर्वजों के बारे में वर्णन किया गया है, और इसकी दूसरी जिल्द है उसके अंदर अकबर के शासनकाल की जो घटनाएँ हुई उसके बारे में चर्चा की गई है। तीसरी जिल्द है उसके अंदर आईन अकबरी जो कि आईन अकबरी है उसके बारे में चर्चा की गई है। और अकबरनामा जो है वो अबुल फ़ज़ल के द्वारा फ़ारसी भाषा में लिखा गया। तो आपसे ये पूछा जाए किस भाषा में लिखा गया, तो फ़ारसी भाषा में लिखा गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कहा जाता है कि अकबर के समय का जो राजस्व से संबंधित जो डाटा है, यानी सांख्यिकी विवरण है, वो एकदम एक्यूरेट रूप से इसके अंदर लिखा मिलता है, किसके अंदर, अकबरनामा के अंदर। तो ठीक है। और उसके बाद में बादशाहनामा कौन लिखता है भाई, तो बादशाहनामा लाहौरी नामक एक लेखक था, उसने लिखा था, जो कि शाहजहाँ के कार्यकाल में था कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसके बाद में अपन भाषा की बात करें तो इनकी मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा फारसी हुआ करती थी, और फारसी भाषा के अंदर अनेक ग्रंथों का जो है ट्रांसलेट किए गए, जैसे कि महाभारत है उसको फारसी में अनुवाद किया गया, जिसको रज़मनामा कहा गया। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहा गया, रज़मनामा कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है ग्रंथ थे जिससे अपन मुगल साम्राज्य का जो इतिहास था उसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद में मुगल चित्रकला की बात करें तो हालांकि चित्रकला को अबुल फजल ने काफ़ी सम्मान दिया था, और पयाग नाम का एक चित्रकार हुआ जो संभवतः शाहजहाँ के कार्यकाल का था। और अब्दुल हसन नाम का एक चित्रकार हुआ जो कि जहांगीर कालीन था। और कहा जाता है जहांगीर चित्रकारिता का एक प्रेमी था, यानी चित्रकला का प्रेमी जहांगीर को माना जाता है, और चित्रकला जहांगीर के समय अपने चरम उत्कर्ष पर थी, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है। तो उसके बाद में अपन देखते हैं कि बादशाह का जो है दिन कैसे शुरू होता था। तो बादशाह के दिन की बात करें तो इसकी शुरुआत झरोखा दर्शन से होती थी, यानी पूर्व दिशा में जो है झरोखा दर्शन होता था, यानी एक किले के ऊपर से जो है पूर्व दिशा में क्या करता था बादशाह, देखता था, ठीक है। तो ये हुआ करता था झरोखा दर्शन। तो झरोखा दर्शन से की जो है शुरुआत किसने की थी, तो अकबर ने इसकी शुरुआत की थी, हालांकि जहांगीर ने इसको बंद कर दिया था आगे जाकर, ठीक है। उसके बाद में हरम क्या है, हरम हालांकि फारसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र स्थान। हरम मुगल साम्राज्य के जो परिवार के जो लोग हैं उनके लिए एक स्थान था, और यहाँ पर वहाँ जो शासक था उसकी पत्नियाँ या फिर उसकी जो है उपपत्नियाँ वगैरह वहाँ पर रहती थी। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है वो अपन चर्चा करेंगे बाद में।